ओके। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सीमा या लिमिट, है ना। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको तीन पार्ट में हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये तीनों कॉन्सेप्ट जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए एक साथ ही तीनों को पढ़ते हैं, है ना। मतलब सीमा, सातत्य एवं अवकलनीयता। सीमा, सातत्य एवं अवकलनीयता। सीमा, सातत्य एवं अवकलनीयता। ठीक है, तो हम लोग आज इन्हें पढ़ेंगे। ओके, तो देखो हम लोग पहले लिमिट स्टार्ट करेंगे। लिमिट एक बार हो जाएगा तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य और अवकलनीयता, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पर बेस्ड होते हैं, तो तुरंत ही हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना बच्चों। तो आज हम लोग ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि सीमा या लिमिट कहते किसे हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीमा या लिमिट का है। देखो, सीमा या लिमिट के कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी बिंदु पर फलन के मान को ज्ञात करने की जगह उसके प्रतिवेश में जो बिंदु हैं, उन पर फलन के मान के द्वारा उस बिंदु पर फलन के मान को हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं, सन्निकटन करते हैं। उस सन्निकटन को ही हम लोग सीमा या लिमिट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझो इसे कि मान लो किसी पॉइंट पर आपको किसी फंक्शन का लिमिट निकालना है। किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का लिमिट निकालना है, तो आप क्या करते हो कि उस पॉइंट पर फंक्शन का की वैल्यू निकालने की जगह उस पॉइंट के छोटे से नेबरहुड में, छोटे से पड़ोस में जो पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हो, और उन वैल्यूज को लेकर आप जो जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करते हो। आपका अप्रोक्सीमेशन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जिससे कि आप समझ पाओगे कि ये कॉन्सेप्ट सीमा का क्या है, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लो कि किसी इंसान को अपनी बेटी की शादी करनी है। किसी इंसान को अपनी बेटी की शादी करनी है और उसे जाना है किसी के यहाँ, ठीक है, लड़के को देखने के लिए। तो आप सीधे जाकर वो लड़के के पास जाकर नहीं पूछता कि भाई बताओ तुम कैसे हो। वो आसपास के लोगों से पता करता है, उसके परिवार के लोगों से पता करता है, उसके पड़ोस के लोगों से पता करता है, जो भी जानकारी होती है कहीं कहीं से जानकारी इकट्ठा करता है। तो सबसे पहले तो जो वो आसपास के लोगों से उस लड़के के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और उससे एक उस लड़के के बारे में अप्रोक्सीमेशन करता है, वही अप्रोक्सीमेशन लिमिट कहलाता है। मान लो आसपास के लोगों से पता किया उसने कि भाई लड़का बहुत अच्छा है, और सच में लड़का अच्छा निकले, ठीक है, आसपास के सभी लोगों ने कहा कि भाई नहीं लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है, और सच में लड़का अच्छा हो, तो फिर तो वो कॉन्टिन्यूटी हो गई, सातत्य हो गया। मान लो हो सकता है कि भाई आसपास के सभी लोग बोल रहे हैं कि लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है, और इसने अप्रोक्सीमेशन कर लिया कि भाई सब लोग बोल रहे हैं तो लड़का अच्छा होगा, और वो शादी कर देता है अपनी बेटी की, और उसके बाद पता चलता है कि लड़का अच्छा नहीं है। तो फिर वहां पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन कॉन्टिन्यूटी नहीं हो पाई, सातत्य नहीं बन पाया, क्योंकि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू के बराबर नहीं हो पाई। बात समझ में आ रही है। और अगर मान लो कि आसपास के सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं लड़का अच्छा नहीं है, वहां शादी मत करो, और इसका मतलब लिमिट की वैल्यू क्या है कि भाई वहां लड़का अच्छा नहीं है। आपने जो अप्रोक्सीमेशन लिया आसपास को देखकर, वो ये लिया कि वहां लड़का अच्छा नहीं है। लेकिन अगर सच में लड़का अच्छा निकल जाए,
तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट कुछ और कह रहा है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और कह रहा है, कॉन्टिन्यूटी नहीं है। अगर लड़का सच में अच्छा ना हो तो कॉन्टिन्यूटी है। बात समझ में आ रही है? लेकिन दिक्कत तब होती है जब आसपास के कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं और कुछ लोग बुरा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप कुछ अप्रोक्सीमेशन ही नहीं कर पाओगे। और जब आप कुछ अप्रोक्सीमेशन ही नहीं कर पाओगे तो आप कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तब उस केस में आप कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आई बात? तो उस केस में आप कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इस पॉइंट को समझने के बाद आप ऐसे भी देख सकते हो, मान लो ये लड़के का घर है, ये लड़के का घर है और घर के दो साइड, ये उसका राइट साइड है घर का, ये घर का लेफ्ट साइड है। इसके राइट साइड में जो लोग हैं, जो लोग इसके राइट साइड में हैं, ये सब लोग बोल रहे हैं कि अच्छा है, और इसके लेफ्ट साइड वाले लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, लड़का अच्छा नहीं है, लड़का बुरा है। ठीक है? तो इसका मतलब हम लोग कहते हैं कि राइट साइड वाले भी कम से कम एक तरह की बात बोल रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं इसका राइट हैंड लिमिट, राइट साइड का लिमिट एग्जिस्ट करता है और वो गुड है। ठीक है? राइट हैंड साइड का लिमिट एग्जिस्ट करता है और वो गुड है। मतलब कि राइट साइड वाले लोग बोल रहे हैं कि अगर आप इधर वाले लोगों से अप्रोक्सीमेशन करो तो आपको लगेगा कि नहीं अच्छा है, इधर वाले लोगों से अप्रोक्सीमेशन करो तो लगेगा कि बुरा है। तो इसका मतलब इधर वालों से भी एक अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। ये कहा जाता है वाम हस्त सीमा या लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है? उस पॉइंट के, उस बिंदु के लेफ्ट साइड में, वाम हस्त में जो बिंदु हैं, उन पर फलन के मान को देखकर इस बिंदु पर फलन के मान का अप्रोक्सीमेशन वाम हस्त सीमा या लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है। इधर वाले लोग बुरा बोल रहे हैं तो इधर वाले लोगों की बात सुनोगे तो बुरा लगेगा। ठीक है? हो सकता है कि दो लोग देखने गए, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, इधर वाले ने सबने कहा कि नहीं लड़का अच्छा है, इधर वाले ने सबने कहा कि लड़का बुरा है। अब दोनों तरफ से पता करके भाई इंसान बीच में दोनों मिले तो पता चला कि इधर वाला अच्छा बोल रहा है, इधर वाला बुरा बोल रहा है, तो आप फिर भी किसी पॉइंट पर नहीं पहुंच पाओगे, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं ले पाओगे, फिर कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, सीमा विद्यमान नहीं होता। सीमा विद्यमान नहीं होता, लेकिन फिर भी वाम हस्त सीमा और दक्षिण हस्त सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करता है ना। ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करते हैं लेकिन आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सीमा विद्यमान नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। समझ गए? और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि भाई एक ही साइड वाले लोग बोल रहे हैं, इसमें से ये बोल रहा है गुड, ये बोल रहा है बैड। एक आदमी, एक ही साइड के दो आदमी, एक गुड बोल रहे हैं, एक बैड बोल रहे हैं, एक गुड बोल रहा है, एक बैड बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, तो आप कहते हो कि भाई राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता, दक्षिण हस्त सीमा भी विद्यमान नहीं होगी, क्योंकि एक साइड में भी दो तरह के लोग जो है वो अलग अलग बातें बोल रहे हैं। ठीक है? तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, सीमा विद्यमान नहीं है, लेकिन दक्षिण हस्त सीमा और वाम हस्त सीमा विद्यमान है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है। इस केस में तो राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एक ही साइड के दो अलग अलग पॉइंट पर वैल्यूज अलग अलग नंबर की तरफ जा रही है। पॉइंट समझ में आया? तो इस केस में, ठीक है, राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कॉन्सेप्ट होता है लिमिट का, ये कॉन्सेप्ट होता है सीमा या लिमिट का। तो इसकी परिभाषा लिख लो आप इसकी परिभाषा लिख लो कि किसी फलन, किसी फलन या ऐसा लिख लो, किसी फलन मत लिखो, माना कि एफ डी से आर एक फलन है, let f from d to r is a function, let f from d to r is a function तथा c प्रांत d का सीमा बिंदु
डी सी प्रांत बी डी का सीमा बिंदु को इंग्लिश में हम लोग लिमिट पॉइंट कहते हैं। सी प्रांत डी का सीमा बिंदु या लिमिट पॉइंट है। लेट एफ फ्रॉम डी टू आर, लेट एफ फ्रॉम डी टू आर बी अ फंक्शन, let f from d to r be a function and c is a limit point of domain D, and c is a limit point of domain D। ठीक है, माना कि f d से r एक फलन है तथा c प्रांत d का एक सीमा बिंदु है। सीमा बिंदु किसे कहते हैं? वैसे तो ग्रेजुएशन में आप इसे डिटेल में पढ़ोगे, बट सीमा बिंदु एक ऐसे बिंदु को कहा जाता है जिसके छोटे से छोटे नेबरहुड में, जिसके छोटे से छोटे प्रतिवेश में भी इस डोमेन के, इस सेट के, इस समुच्चय के अनंत बिंदु हों, इनफाइनाइट पॉइंट्स हों। ठीक है, कोई भी पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट कहलाता है अगर उस पॉइंट के हर नेबरहुड में, प्रत्येक नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हों। कोई भी बिंदु किसी समुच्चय का सीमा बिंदु कहलाता है यदि उस बिंदु के प्रत्येक प्रतिवेश में समुच्चय के अनंत बिंदु आ जाए। ये समुच्चय के अनंत बिंदु क्यों चाहिए आपको? इसीलिए चाहिए क्योंकि अगर मान लो जिस लड़के को आप देखने जा रहे हो उसका घर किसी ऐसे जंगल में पड़ता है, ऐसे मतलब भयानक जंगल में पड़ता है कि दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है, तो आप सीमा कैसे ज्ञात करोगे? आप लिमिट कैसे निकालोगे? अगर आसपास में कोई घर ही ना हो, आसपास में कोई आदमी ही ना हो, तो घर तो उसकी सीमा तो आप निकाल नहीं पाओगे। तो कम से कम सीमा बिंदु या लिमिट पॉइंट होने का मतलब यह है कि जिस पॉइंट पर आपको लिमिट निकालना है उस पॉइंट के नेबरहुड में, उस पॉइंट के प्रत्येक प्रतिवेश में फंक्शन के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, फंक्शन के अनंत बिंदु हैं, जिसके कारण आप उन अनंत बिंदुओं पर, प्रांत के अनंत बिंदुओं पर आप फलन के मान को निकाल सको और अप्रॉक्सीमेशन कर सको। अगर रहेंगे ही नहीं, बिंदु ही नहीं रहेंगे, तो अप्रॉक्सीमेशन कैसे करोगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसी कारण से सी प्रांत डी का सीमा बिंदु है। सी प्रांत डी का पॉइंट होना जरूरी नहीं है। जब हम लोग कहते हैं ना लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x, तो x जो होता है या 0 जो होता है ये d का अवयव नहीं होता, ये d का एलिमेंट नहीं होता 0, क्योंकि देखो जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाए वो तो बिंदु प्रांत में होता ही नहीं है, वो पॉइंट तो डोमेन में होता ही नहीं है जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो, जिसके लिए हर 0 हो जाए, वो बिंदु तो प्रांत में होगा ही नहीं। तो इसी कारण से 0 का, जिस बिंदु की तरफ आप सीमा निकाल रहे हो, जिस बिंदु पर आप लिमिट निकाल रहे हो, उस बिंदु का प्रांत में होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उस बिंदु का प्रांत का लिमिट पॉइंट होना जरूरी है, सीमा बिंदु होना जरूरी है। समझ में आई ये बातें? सर जी लिमिट पॉइंट एक बार और बताना। लिमिट पॉइंट कहा जाता है एक ऐसे पॉइंट को जिसके हर नेबरहुड में, जिसके एवरी नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट हैज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, जिस बिंदु के प्रत्येक प्रतिवेश में एक ऐसा बिंदु, नंबर लाइन पर मान लो ये C है, C के प्रत्येक प्रतिवेश में C माइनस एप्सिलन से C प्लस एप्सिलन के ओपन इंटरवल में उस सेट D के अनंत बिंदु हो, चाहे कहीं पर भी हो, उस सेट D के अनंत बिंदु आ जाए। यदि ऐसा आ जाए तो उस बिंदु C को समुच्चय D का सीमा बिंदु या लिमिट पॉइंट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सीमा बिंदु हो गया। अब आप देख सकते हो ये लिमिट पॉइंट है, C प्रांत D का सीमा बिंदु है। तो बिंदु C पर फलन f की सीमा, बिंदु C पर फलन f की सीमा C के प्रतिवेश में
प्रतिवेश में या सी के प्रतिवेश में प्रांत के बिंदुओं पर फलन के मान द्वारा सी पर फलन के मान का सन्निकटन होता है, जिसका एफ ऑफ सी के समान होना, बराबर होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि आपने तो एक अप्रोक्सीमेशन किया है, अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्ट के बराबर हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। लिख लो। देन लिमिट ऑफ फंक्शन एफ, then limit of function f, then limit of function f, then limit of function f at point C, then limit of function f at point C, limit of function f at point C is the approximation of the approximation of the value of function, approximation of the value of function at C using the values of function, using the values of function at points, using the values of function at points in the neighborhood of C. Prativesh neighborhood, using the values of function at points in the neighborhood, NEIGHBOURHOOD, in the neighborhood of C, in the neighborhood of C, in the neighborhood of C. समझ में आई बात? तो ये होता है। या और मैथमेटिकली लिखो तो ऐसे कहो, या ऐसे लिख लो कि इसे लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x से व्यक्त करते हैं। लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x से व्यक्त करते हैं। समझ गए? लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x से व्यक्त करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई limit x tends to c f of x. It is denoted by limit x tends to c f of x. समझ गए? It is denoted by limit x tends to c f of x. लिख लिया बच्चों? या मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं? या for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 जहां mod of 0 less than mod of x minus c less than delta implies mod of fx minus l less than epsilon. अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट x टेंस टू c fx बराबर l है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है, एनालिटिकल डेफिनेशन होता है लिमिट का, जो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। ये लिमिट का मैथमेटिकल या एनालिटिकल डेफिनेशन होता है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। तो सबसे पहले तो आप इसे इस तरीके से देख सकते हो कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। मतलब आप
इसको ऐसे समझो कि जैसे जैसे x और c के बीच का अंतर डेल्टा से छोटा होगा, वैसे ही fx और l के बीच का अंतर एप्सिलॉन से छोटा होगा। कहने का मतलब कि अगर लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर l है, तो इसका मतलब कि जैसे जैसे x c के नजदीक जाता जाएगा, वैसे वैसे fx l के नजदीक जाता जाएगा। अगर इसका लिमिट ये है l है, तो इसका मतलब कि प्रतिवेश में, ठीक है, प्रतिवेश में जैसे जैसे बिंदु c की तरफ जाएगा, उस पर जो फलन का मान है वो l की तरफ जाएगा। तभी तो प्रतिवेश के बिंदुओं से, जो प्रतिवेश के बिंदुओं पर जो फलन का मान है, उससे हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप c के नजदीक जाते जा रहे हो, वैसे वैसे fx l के नजदीक जा रहा है। तो इसका मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर l है। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x बराबर l है। समझ में आई बात? लिख लो इसे आप लोग। लिख लिया होगा बच्चों, आगे बढ़ूं? यस सर, यस, ओके, वेरी गुड। अब देखो आप लोग, अब आप देखो कि मान लो ये संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, ये पॉइंट C है। तो जब आप C का प्रतिवेश बनाते हो, इधर और इधर दोनों साइड में जब आप C का प्रतिवेश बनाते हो, तो इस प्रतिवेश में आप देख सकते हो कि ये वाला जो साइड होता है, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, वाम हस्त दिशा, और ये होता है राइट हैंड साइड, RHS लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट में होता है, जो उस बिंदु के आगे है वो राइट में है, जो उसके पहले है वो लेफ्ट में है। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऐसा ही होता है, वाम हस्त और दक्षिण हस्त। तो अगर x c की तरफ इस साइड से जा रहा है, तो ये कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर x c की तरफ राइट साइड से जा रहा है, तो ये कहलाता है राइट हैंड लिमिट। आपने देखा था दोनों साइड घर होते हैं, अगर इधर से आप अप्रोक्सीमेट करोगे, इधर वाले घरों से पता करके आप अप्रोक्सीमेट करोगे, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, वाम हस्त सीमा, और राइट हैंड साइड वाले, ठीक है, दाहिने साइड वाले पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यूज हैं, उनसे अगर आप उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करोगे, तो वो कहलाएगा दक्षिण हस्त सीमा या राइट हैंड लिमिट। समझ में आई बात? वो कहलाएगा दक्षिण हस्त सीमा या राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इसीलिए इसको दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। पहला वाम हस्त सीमा, वाम हस्त सीमा या लेफ्ट हैंड लिमिट, वाम हस्त सीमा या लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखो वाम हस्त सीमा या लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? ये होता है लिमिट, वाम हस्त सीमा या लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x। c माइनस का मतलब होता है कि आप नेगेटिव साइड से c की तरफ जा रहे हो। इसको आप ऐसे भी पढ़ते हो कि f ऑफ c माइनस, या इसको आप ऐसे भी पढ़ते हो f ऑफ c माइनस 0। ये सब नोटेशन होते हैं वाम हस्त सीमा का। माइनस का मतलब C से छोटे साइड से, C के बाएं साइड से आप C की तरफ जा रहे हो, तो ये कहलाता है वाम हस्त सीमा। और इसको निकालने का तरीका क्या है? आसान तरीका होता है कि आप इसे लिख दो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ c माइनस h, h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ c माइनस h। कहीं कहीं पर आप इसे ऐसा भी देखोगे कि बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ c प्लस h। दोनों एक ही बात है, बट हम लोग इस वाले फॉर्मूले को ज्यादा प्रेफर करेंगे। देखो सीधी सी बात क्या है कि भाई x अगर c के लेफ्ट में होगा, यहां पर होगा, तो इसका मतलब ये c से छोटा होगा। ये c से छोटा होगा तो इसको मैं c माइनस h बोल सकता हूं, जहां h पॉजिटिव है। अगर h पॉजिटिव है तो c में से कोई पॉजिटिव नंबर घटाओगे तो वो c से छोटा हो जाएगा ना।
अगर h पॉजिटिव है तो c में से पॉजिटिव नंबर घटाओगे तो वो c से छोटा हो जाएगा, और c से छोटे पॉइंट पर फलन का मान निकालकर आप सीमा निकाल रहे हो तो वो वामहस्त सीमा कहलाएगा। या अगर C में कोई नेगेटिव, यहां पर H क्या है, जीरो की तरफ नेगेटिव साइड से जा रहा है, इसका मतलब कि अगर C में कोई नेगेटिव नंबर जोड़ोगे, नेगेटिव नंबर जोड़ोगे मतलब पॉजिटिव नंबर घटाओगे तो फिर से वो C से छोटा हो जाएगा। तो दोनों एक ही बात बता रहे हैं, लिखने के अलग अलग तरीके हैं, या तो पॉजिटिव नंबर घटाओ या नेगेटिव नंबर जोड़ो, एक ही बात है। बट पॉजिटिव नंबर घटाने वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे क्योंकि इसमें हमारे लिए कैलकुलेशन आसान होता है। अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि h स्क्वायर हुआ तो उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, धनात्मक लेना पड़ेगा, h क्यूब हुआ तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ रहे हो कि h क्यूब हुआ तो वो नेगेटिव होगा, h स्क्वायर हुआ तो पॉजिटिव होगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है। और अगर आपने h को पॉजिटिव लेकर काम किया तो चाहे स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो, क्या फर्क पड़ता है, सब पॉजिटिव ही है। इसीलिए ऊपर वाले फॉर्मूले को हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। समझ गए? तो ये कहलाया वाम हस्त सीमा। दूसरा हो गया दक्षिण हस्त सीमा या राइट हैंड लिमिट। दक्षिण हस्त सीमा या राइट हैंड लिमिट। दक्षिण हस्त सीमा या राइट हैंड लिमिट। तो दक्षिण हस्त सीमा या राइट हैंड लिमिट में क्या होता है बच्चों? दक्षिण हस्त सीमा या राइट हैंड लिमिट में क्या होता है कि सबसे पहली बात कि पॉइंट्स जो होते हैं, जिन पॉइंट्स पर हमें लिमिट निकालना है वो उसके राइट में होंगे, और राइट में दक्षिण में जो बिंदु है उन पर फलन के मान को देखते हुए सी पर फलन के मान को आप अप्रोक्सीमेट करोगे। तो इसीलिए ये हो जाता है लिमिट h टेंस टू या x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ c प्लस h। c प्लस h, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ ऑफ c प्लस या एफ ऑफ c प्लस 0। इन सबको आप इस तरीके से लिख सकते हो। समझ में आई बात? तो वाम हस्त सीमा, इधर वाले पॉइंट्स पर फलन के मान को देखते हुए आपने एक अप्रोक्सीमेशन ले लिया, वो वाम हस्त सीमा कहलाया। फिर दाहिने तरफ वाले पॉइंट्स को देखते हुए आपने अप्रोक्सीमेशन ले लिया, वो दक्षिण हस्त सीमा या राइट हैंड लिमिट कहलाया। अब दोनों साइड के लिमिट अगर अलग अलग हैं, अगर दोनों साइड के लिमिट अलग अलग हैं तो फिर तो लिमिट विद्यमान ही नहीं होगा, क्योंकि आप एक सिंगल अप्रोक्सीमेशन पे आ ही नहीं पाओगे। लिमिट जब भी एग्जिस्ट करता है यूनिक होता है। अप्रोक्सीमेशन तो आप एक ही लोगे ना, अलग अलग अप्रोक्सीमेशन कैसे ले सकते हो? ठीक है कि इस बिंदु पर, किसी भी एक बिंदु पर फलन का तो एक ही मान होगा, तो इसलिए उसका अप्रोक्सीमेशन भी एक ही होना चाहिए। आप अलग अलग अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते। इसीलिए अगर एक से ज्यादा केसेज बन रहे हैं अप्रोक्सीमेशन के, कि बाएं साइड में अलग अप्रोक्सीमेशन है, दाएं साइड में अलग अप्रोक्सीमेशन है, या एक ही साइड में अलग अलग अप्रोक्सीमेशन आ रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, सीमा विद्यमान नहीं होता। लिमिट जब भी एग्जिस्ट करता है यूनिक होता है, सीमा जब भी विद्यमान होता है हमेशा अद्वितीय होता है। समझ में आई बात? हमेशा अद्वितीय होता है। तो ये हो गया राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x विद्यमान होगा यदि और केवल यदि लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x exists, limit x tends to c f of x exists if and only if पहला limit x tends to c plus fx विद्यमान हो, मतलब दक्षिण हस्त सीमा विद्यमान हो। ठीक है, लिमिट x tends to c plus f of x exists, पहला लिमिट x टेंस टू c प्लस f of x exists,
दक्षिण हस्त सीमा विद्यमान हो। दूसरा पॉइंट, वाम हस्त सीमा विद्यमान हो, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स विद्यमान हो, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, तथा दोनों के मान आपस में बराबर। जैसे पहला एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ x बटा x, लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ x बटा x। अब देखो बच्चों, आपको पता है ना कि ऊपर वाला जो फंक्शन है, फलन है मॉड ऑफ x, इसकी परिभाषा क्या होती है? मॉड ऑफ x बराबर x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और माइनस x जब x लेस देन 0 होता है। यही इसकी परिभाषा होती है मॉड ऑफ x की, x के मॉड की यही परिभाषा होती है। इसीलिए जब आप राइट हैंड लिमिट लोगे तो राइट हैंड लिमिट बराबर क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h, क्योंकि c बराबर h है इस बार, 0 है इस बार। तो क्या हो जाएगा बच्चों? लिमिट h टेंस टू 0 प्लस मॉड ऑफ h बटा, क्योंकि यहां पर f ऑफ h रखना है, मॉड ऑफ h बटा h। h क्या है? 0 प्लस मतलब पॉजिटिव है, h पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर के लिए मॉड x बराबर x होता है, तो मॉड ऑफ h बराबर h हो जाएगा, और लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h बटा h बराबर 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो दक्षिण हस्त सीमा राइट हैंड लिमिट यहां पर 1 है, दक्षिण हस्त सीमा या राइट हैंड लिमिट यहां पर 1 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट वाम हस्त सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा बच्चों? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस h, है ना, f ऑफ 0 माइनस h, और f ऑफ 0 माइनस h हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 प्लस मॉड ऑफ माइनस h, क्योंकि f ऑफ माइनस h है। अब जो देखो ये f ऑफ x है, तो x की जगह क्या रखोगे? माइनस h, क्योंकि f ऑफ माइनस h आ गया, तो मॉड ऑफ माइनस h बटा माइनस h। और आप जानते हो कि अगर h पॉजिटिव है तो माइनस h नेगेटिव होगा, और अगर आपका x नेगेटिव होता है तो मॉड x बराबर माइनस ऑफ x होता है, तो माइनस ऑफ माइनस h बटा माइनस h बराबर माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो बच्चों कि राइट हैंड लिमिट यहां पर 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर माइनस 1 है, इसीलिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं हो पाए, और इसीलिए लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ x बटा x विद्यमान नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ x बटा x डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आई आप लोगों के? ये सीमा विद्यमान नहीं है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड पॉइंट, एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, हम लोगों को क्यों ये लगा कि भाई हमें चेक करना चाहिए? हमें इसीलिए ये लगना चाहिए कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यहाँ पर चेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस बिंदु पर आप लिमिट निकाल रहे हो, जिस बिंदु पर आप सीमा की परिभाषा निकाल रहे हो, उस बिंदु पर ये जो मॉड है ये अपनी परिभाषा बदलता है। जिस बिंदु पर आप लिमिट की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, लिमिट का मान निकालना चाह रहे हो, उस बिंदु पर ये फलन मॉड ऑफ x अपनी परिभाषा बदलता है, अपना डेफिनेशन चेंज करता है, और इसीलिए आप खुद समझ सकते हो कि किसी एक पॉइंट के एक तरफ फंक्शन का कोई और डेफिनेशन है, फलन की कोई और परिभाषा है, दूसरी तरफ फलन की कोई और परिभाषा है। तो जब परिभाषाएं ही बदल जाएंगी तो सीमा का मान तो बदल ही सकता है। एक तरफ मॉड x बराबर x है, दूसरी तरफ मॉड x बराबर माइनस x है, तो आपको तो निश्चित रूप से चेक करना चाहिए।
अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन ऐसे देकर पूछता कि लिमिट x टेंस टू 1 मॉड x बटा x का मान क्या होगा, तो आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से थोड़ा राइट बढ़ोगे तब भी तो 1 प्लस h भी पॉजिटिव है और 1 माइनस h भी पॉजिटिव है। जब दोनों ही पॉजिटिव है, 1 प्लस 1 भी पॉजिटिव है, 1 माइनस 1 भी पॉजिटिव है, आगे बढ़ोगे तो 1 प्लस 1, पीछे जाओगे तो 1 माइनस h। अब 1 प्लस h 1 माइनस h 1 प्लस h दोनों पॉजिटिव है, तो इसीलिए मॉड हटाने के बाद दोनों में तो आपको वही आएगा। एक बार आपको मिलेगा 1 प्लस h अपॉन 1 प्लस h कट के 1 होगा, दूसरी बार 1 माइनस h अपॉन 1 माइनस h कट के 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 के दोनों तरफ ये फलन अपनी परिभाषा नहीं बदलता, ये 0 के दोनों तरफ बदलता है। 1 के दोनों तरफ तो एक ही डेफिनेशन रख रहा है, सेम ही डेफिनेशन रख रहा है, इसीलिए लिमिट x टेंस टू 1 मॉड x बटा x करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। समझ में आई बात? मॉड x बटा x करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा।